नमस्कार, आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दुनिया के कोने कोने से जुड़ी बड़ी खबर और अहम खबर लेकर हाजिर हूं। युद्ध हो या कूटनीति, वैश्विक राजनीति के सबसे तेज और सटीक अपडेट सिर्फ आपके लिए। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन की सौंपी तबाही की गारंटी। पूरी तरह से खबर क्या आपको बता रहे हैं, रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूस एक तरफ यूक्रेन के गांवों में कब्जा करना शुरू कर चुका है और इधर दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक के बाद एक यूक्रेन को मौत के घातक हथियार सौंपे जाने के बाद लगातार चर्चाओं के घेरे में है। और पहले तो उन्होंने यूक्रेन को रूस के हवाई हमलों से बचने के लिए अपना एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा और उसके बाद अब इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि वो यूक्रेन को एक तरह से लॉन्ग रेंज मिसाइलें भी देने पर विचार कर रहे हैं। यानी पूरी तरह से अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो कि आए थे शांति की बात करने, लेकिन अब खुद इस जंग में कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिणाम क्या होना है ये आने वाला समय बताएगा। इधर व्हाइट हाउस में क्या लग गया लॉकडाउन, क्या है पूरी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बताएं, राजधानी वॉशिंगटन डीसी में मंगलवार दोपहर एक अजीब घटना से हड़कंप मच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस के नॉर्थ लॉन के किसी अनजान व्यक्ति ने वहां एक वस्तु फेंक दी और जिसके बाद पूरे परिसर को लॉकडाउन कर दिया गया। अचानक से सुरक्षा एजेंसियों की हलचल बढ़ गई। मीडिया को तत्काल ब्रीफिंग रूम में एक तरह से ले जाया गया। करीब 30 मिनट तक अफरा तफरी के माहौल के बाद सीक्रेट सर्विस ने ऑल क्लियर का ऐलान किया। फिर जाकर व्हाइट हाउस में वापस वैसी सिचुएशन दिखाई दी। लेकिन अब इस खबर के पीछे कई सवाल छूटे हैं जिसका जवाब अभी तक मिल नहीं पाया है दोस्तों। और इधर भारत, चीन और ब्राजील की रूस से संबंध रखने पर जबरदस्त चेतावनी। क्या है पूरी खबर आप समझिए। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका भारत को धमकी देने लगा है। जी हां, और इस बीच नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने एक बड़ा बयान दिया है और साफ कह दिया है। इससे भारत की चिंता भी क्या बढ़ी है। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश रूस के साथ अपने आर्थिक संबंधों को जारी रखते हैं तो उन्हें बेहद सख्त सेकेंडरी प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ सकता है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन को नए हथियार देने का प्लान तैयार कर लिया है और ऐलान भी कर दिया है। रूस से व्यापार करने वालों पर 100% टैरिफ लगाने की भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने धमकी दे डाली है। तो क्या ये भारत के साथ साथ और भी 2-3 मुल्कों के लिए क्या चिंता की ये बात है? जवाब मिल पाना अभी मुश्किल है। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के सामने पाकिस्तान को जबरदस्त सुनाया है। चीन और पाकिस्तान की जिगरी दोस्ती के बारे में तो दोस्तों सभी जानते हैं, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के सामने ही चीन को यह याद दिला दिया कि आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है। और अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है जब एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत ने ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया था और इसकी वजह भी पहलगाम अटैक को आतंकी हमला नहीं माना था। और वहीं अगर बात करें तो एससीओ की मीटिंग में एस जयशंकर ने चीन को सुनाया और आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है इसका भी जिक्र किया। पहलगाम हमला आतंकवाद का एक बड़ा उदाहरण, यानी पाकिस्तान को चीन से लगातार खरी खोटी सुनाने का एस जयशंकर ने कोई मौका नहीं छोड़ा। और उधर भारत रूस की दोस्ती फिर दुनिया के सामने चमक उठी है। मौका था चीन के तयांजीन शहर में हो रही एससीओ समिट का, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री लावरोव की मुलाकात हुई है। और दोनों नेताओं के बीच अगर बात करें तो जैसे ही वो एक दूसरे के सामने आए, एक दूसरे से हाथ उन्होंने मिलाया और मुस्कुराए तो लम्हा कैमरे में कैद हो गया। और यही मुस्कुराना और यह मुस्कुराहट कई तरह से तमाम चीज़ों को लेकर दर्शाती रही। और अब क्या भारत चीन के रिश्ते में मिठास के ये संकेत, ये मुलाकात बता रही है? आपकी राय क्या है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। और इधर इजराइल का हमला फिर से दहला गाजा। ईरान देगा तगड़ा जवाब एक बार फिर। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मंगलवार को गाजा पट्टी पर इजरायली हवाई हमले में 90 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। इनमें कई महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय अस्पतालों से मिली जानकारी के अनुसार सबसे भयावह हमला उत्तरी गाजा स्थित शाती शरणार्थी शिविर में हुआ, जहां हमास के एक सदस्य के साथ साथ एक ही परिवार के 8 लोग, एक पुरुष, एक महिला और उसके 6 बच्चे, मासूम बच्चे मारे गए। और अगर बात करें तो शिफा अस्पताल के आधिकारिक
बयान और उनके अधिकारियों का कहना है कि शवों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इलाज की व्यवस्था बिल्कुल सीमित है और ऐसे में लगातार गाजा पर एक बार फिर हमला, क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव देखने को मिल सकता है? ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी का तेवर एक बार फिर क्या दुनिया के सामने दिखाई देगा? क्या मिडिल ईस्ट में शांति होगी या ऐसे ही हम कह सकते हैं इंसानियत का कत्लेआम होता रहेगा? गाजा पर हमले के बाद हाई अलर्ट पर ईरान और वहीं किसी भी वक्त इजराइल से शुरू हो सकती है जंग, जहां इसके संकेत भी मिल रहे हैं। और इधर मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर उफान पर है। ईरान के एक वरिष्ठ सांसद फदा हुसैन मालिकी ने बड़ा बयान दिया है, चूंकि एक बार फिर से गाजा पे हमला शुरू हो गया और उसके बाद ईरान फिर हाई अलर्ट पर है। साफ तौर पर ईरानी सांसद ने कह दिया है कि युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, यह सिर्फ अस्थायी विराम है। उन्होंने चेतावनी दी है, हालात किसी भी वक्त फिर से विस्फोटक हो सकते हैं। मालिकी जो ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि ईरान पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। उनका कहना था कि अगर पश्चिमी देशों द्वारा ईरान पर प्रतिबंध फिर से लगाया गया तो ईरान यूरोप के साथ अपने संबंध को दोबारा एक तरह से वो समीक्षा करेगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब गाजा में इजराइल हमास युद्ध एक बार फिर से मानवीय संकट पहले ही से दुनिया की चिंता का कारण बना है और ईरान की इसमें मौजूदगी और भयावह रूप पैदा कर रही है। ईरान की ताकत को अभी बीते दिनों पूरी दुनिया ने देखा कि एक बार फिर मिडिल ईस्ट में तनाव देखने को मिल सकता है। ये बड़े सवाल हैं। मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित होगी या थर्ड वॉर की बिल्कुल शुरुआत देखने को मिल सकती है? और इधर दुनिया का सबसे बूढ़ा राष्ट्रपति रिटायर होने को बिल्कुल भी नहीं है तैयार। क्या है पूरी ये खबर आपको बता रहे हैं। अफ्रीकी देश कमरून, यहाँ के राष्ट्रपति है पॉल बिया, उन्होंने ऐलान किया है कि वो एक बार फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आपको मालूम चले कि राष्ट्रपति पूरे 92 साल के हो चुके हैं और ख़ास बात यह है कि वो पिछले 43 साल से सत्ता में है, यानी जब आपके पापा भी बच्चे रहे होंगे तब भी वो राष्ट्रपति थे। और वहीं पॉल बिया ने 8वीं बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ये ऐलान किया। इस खबर पर दोस्तों आपकी राय ज़रूर, अपनी राय आप बताइएगा, साझा कीजिएगा हमारे साथ। और इधर इमरान खान के खौफ में पीएम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, खबर पूरी विस्तार से आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के हालात इस वक्त बेहद ख़राब हैं। एक तरफ टीटीपी और बलूच विद्रोहियों ने सरकार और फौज की नाक में दम कर रखा है। ऐसे में इमरान खान की तरफ से 5 अगस्त से पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन की कॉल ने शरीफ सरकार की नींदें और शरीफ और इसके अलावा फौज की नींदें उड़ा दी हैं। विरोध प्रदर्शन इमरान खान की गिरफ्तारी के 2 साल पूरे होने के विरोध में किया जाना है। पीटीआई समर्थकों का उत्पाद पाकिस्तान के हुक्मरान और इसके अलावा फौज पहले ही देख चुके हैं और वह इसलिए अब उससे निपटने के लिए एक नई पैरामिलिट्री का गठन कर दिया गया। पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, पाकिस्तान के लिए क्या ये सबक नहीं है क्या कि पहले खुद से लड़ लो फिर दूसरे देशों से आकर मुकाबला करना? खबर पर दोस्तों आपकी राय जरूर बताइएगा। और इधर पाकिस्तान में भी जय श्री राम। जी हां, खबर हैरानी वाली है, लेकिन आप हैरान ना होइएगा, पूरी खबर समझ लीजिए पहले। क्या आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश में जहां ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं, वहां हिंदू धर्म की सबसे पवित्र और मशहूर कहानी रामायण को स्टेज पर दिखाया जाए, वो भी इतने प्यार और दोस्तों इज्जत के साथ कि लोग ताली बजाने का ये दौर बंद तक नहीं होता है। लेकिन कराची में कुछ ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान के कराची शहर के पास थिएटर ग्रुप ने ये बड़ा और दिल छू लेने वाला ये कदम उठाया और इस ग्रुप का नाम है मौज और इस नाटक का निर्देशन किया यशेश्वर करेरा ने। और वहीं करेरा ने साफ तौर पर कहा कि भाई उन्हें कभी ये डर नहीं लगा कि इस कहानी को स्टेज पर लाने से कोई नाराज़ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रामायण हमेशा से मुझे प्रेरित करती रही है। यह सिर्फ एक धर्म की कहानी नहीं बल्कि अच्छाई की जीत और प्यार की ताकत की एक कहानी है जो कि पाकिस्तान में दिखाई दी है। खबर पर दोस्तों आपकी राय का इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए हमारे अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस बिग बुलेटिन में इतना ही। हर पल की खबर, तमाम देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएगा द राजनीति। नमस्कार।